दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन आरओ परीक्षा रिवीजन में आज की वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये प्रश्न देखने में तो आसान है, लेकिन रिवीजन के अभाव में इनके गलत होने की संभावना रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारत के भूगोल का रिवीजन, जो आपके आगामी आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है ये हमारी आकाशगंगा, जिसको कि गैलेक्सी कहा जाता है, इसके अनुमानतः 100 अरब तारों में से एक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो कहता है कि आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। एक देखिए महत्वपूर्ण है सप्तऋषि तारामंडल। हमने सबने देखा होगा रात के समय दोस्तों उत्तर दिशा में जो है ये सप्तऋषि तारामंडल जो है दिखाई देता है। और सप्तऋषि तारामंडल जो है इससे ध्रुव तारे का संकेत मिलता है और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। दोस्तों कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कापरनिकस ने ही सबसे पहले ये कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसके पहले ये माना जाता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। और दोस्तों पहले जब हम लोग छोटे थे तो शुरू में पढ़ते थे कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 है, लेकिन वर्तमान में एक ग्रह जो प्लूटो है उसको दूसरे ग्रह की कक्षा के अतिक्रमण के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब कुल 9 ग्रहों के स्थान पर कुल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं। दोस्तों 8 ग्रहों में सबसे छोटा बुध ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र यानी वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। आकार के अनुसार देखा जाए तो ग्रहों का अवरोही क्रम सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आते हैं। और अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम लें तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। दोस्तों आप जानते हैं कि लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रश्न आता है पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो ये भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और एक प्रश्न और कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और दोस्तों 21 जून की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। अगर जो हम सूर्य के आकार के बारे में बात करें तो सूर्य का व्यास जो है ये पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है, यानी सूर्य बहुत अधिक विशाल है पृथ्वी से। लेकिन सूर्य के अगर जो व्यास की बात करें और सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों भूपर्पटी की बात अगर जो करें तो भूपर्पटी या पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का भार प्रतिशत जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में,
46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.75%, उसके बाद पोटेशियम 2.58 और मैग्नीशियम 2.08% पाया जाता है। हमारा मंगल ग्रह जो है दोस्तों मार्स, इसकी सतह लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह या रेड प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसको हम मून कहते हैं। दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है और तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और इसी कारण शुक्र पर हमेशा प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर जो उपग्रहों की बात करें तो अभी तक शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह 82 सैटेलाइट्स हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड या 365 सही 1/4 जिसको कि 365 दिन भी कहा जाता है और इस गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर समांतर 4 जुलाई को होते हैं और इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहा जाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर समांतर 3 जनवरी को होती है। इसको पेरिहिलियन या उपसौर कहा जाता है। अगला है कि बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया का प्रमाण भी मिलता है। दोस्तों अगर जो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की बात करें तो तुलना करें तो बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। अरुण ग्रह का अच्छी झुकाव 97.8 डिग्री है और अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उल्का पिंड तो उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं और ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर जैसे दिखाई देते हैं और उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो सामान्य न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है और चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र जो कि लूनर मेयर कहते हैं, इनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। अब आइए भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित बहुत आसान प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। वर्तमान में अगर जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर है। दोस्तों सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो याद रखिएगा नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की सीमाएं मिलती हैं। अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और ये दुनिया की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दोस्तों अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन के पठार का भाग हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई हैं।
अगला है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है अनाईमुडी, जो 2695 मीटर है, केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में स्थित है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं, और दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और K2 पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय भूभाग में स्थित है। अगला है कार्बोनीफेरस युग के दौरान दोस्तों दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये समय था कार्बोनीफेरस युग। भारत की तटरेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और अन्य द्वीपों से घिरी है। दोस्तों भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। इसके अलावा अगर जो तटरेखीय वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये 4 हैं: दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय या तटरेखा वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय करके जो है 26 जनवरी 2020 से लागू किया गया है, और इसकी राजधानी दमन है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी गोवा की तटरेखा है। लक्षद्वीप समूह में दोस्तों द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के अधिकांश प्रवाल द्वीप उत्पत्ति के हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना लेटेस्ट जनगणना है, क्योंकि 2021 की अभी नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। इनकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या दोस्तों 1,70,71,094 है। दोस्तों गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा, तो सबसे बड़ा भील और दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। इस प्रकार की नदियों में सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आते हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है इसकी लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और उद्गम स्थल पर गंगा को किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। यमुना दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं वो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर और कौशाम्बी हैं। अयोध्या, तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इसको घाघरा भी कहा जाता है, लेकिन अब इसको सरयू के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे हैं, और गंगा और यमुना नदी के किनारे प्रयागराज स्थित है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, और भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो नदी कहा जाता है, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है।
बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं। दोस्तों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं और यहाँ पर देखिए नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। देखिए यहाँ पे सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो सबसे उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी और सबसे दक्षिण में बैगाई नदी है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो सबसे लंबी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, उसके बाद महानदी, फिर कावेरी और ताप्ती का स्थान आता है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है और बूलर झील कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भाखड़ा नंगल परियोजना, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अर्जुन कृष्ण, तो याद रखिएगा नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। चंबल नदी पर चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। गंडक बैराज का निर्माण गंगक नदी पर वाल्मीकि नगर में किया गया है। और दोस्तों, गंडक बैराज का उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। गोल्डन रेवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति, ये फल और सब्जी उत्पादन, उद्यान कृषि से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति, मत्स्य पालन से। रेड रिवोल्यूशन ये मांस और टमाटर उत्पादन से। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन से। और राउंड रिवोल्यूशन यानी गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन तिलहन उत्पादन से है। और पिंक रिवोल्यूशन गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली के उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगर जो रेशम के अग्रणी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मूंगा और एरी रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। दोस्तों, टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर दो भागों में बांटा जाता है। टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? झारखंड राज्य में होता है। दोस्तों, भारत में लौह अयस्क की बात करें तो प्रमुख रूप से लौह अयस्क धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। और भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना और तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। और कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के 4 प्रकार हैं। सबसे अधिक कार्बन एंथ्रेसाइट में, उससे कम बिटुमिन में, उससे कम लिग्नाइट में और सबसे कम पीट में होता है। तो एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले की सबसे उच्च किस्म है। उसके बाद ABLP, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन मिनरल बुक 2019 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और एक प्रश्न और आखिर में दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री आप जानते हैं ये अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। दूसरा शोध केंद्र दक्षिण अंटार्कटिका में मैत्री है। और तीसरा भारती है जो 2012 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने पढ़ा RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए रिवीजन के लिए ब्रह्मांड से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य प्रश्न जो कि आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से ये बहुत आसान और छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इनको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।